अब देखिए, जो विकास के अभिक्षेत्र है वो समग्र रूप से या समावेशी रूप से विकसित होते हैं, न कि एकांकी रूप से। यानी एक से काम नहीं चलता है, सभी साथ साथ विकसित होते हैं। अब जो आज मैं बात करने जा रहा हूं वो विकास की दिशा को लेकर के। किसको लेकर के? विकास। तो आपने पढ़ा होगा कि विकास की निश्चित दिशा होती है, और उस दिशा का कारण क्या है होने का, वो हम समझेंगे निर्माणवाद के तरीके से। देखिए, विकास की दिशा, तो आज का टॉपिक लगाइए, विकास की दिशा। विकास की दिशा। देखिए, विकास जैविक रूप से या बायोलॉजिकल रूप से दो दिशाओं में चलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और ये समझ लिया तो इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो देखना, विकास की दिशाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। यानी विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। ये तो कथन हम सब जगह पढ़ चुके हैं, लेकिन विकास की कितनी दिशाएं होती है? दो दिशाएं होती है। तो लिखो, मानव विकास की, मानव विकास की दो दिशाएं होती है। दिशाएं होती है। अब ये कौन कौन सी दिशाएं हैं? निश्चित दिशाएं हमने देख लिया, जो भी देखना था वो देख लिया। लेकिन अब ये दिशाएं कौन कौन सी है बायोलॉजिकल रूप से? एक बालक है, वो किन किन दिशाओं में विकसित होता है, तो ये हम महत्वपूर्ण है। तो पहली दिशा है वो है ऊपर से नीचे की ओर। दूसरी दिशा है वो है केंद्र से बाहर की ओर। बाहर की ओर दो दिशाएं हैं। पहली है ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरी है केंद्र से बाहर की ओर। तो अब हम इसको एक एक को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। जो पहली दिशा है वो दिशा है ऊपर से नीचे की ओर विकास की दिशा। ध्यान देना, अब ऊपर से नीचे, तो आप अपने शरीर पर गौर कीजिएगा। ये कोई बालक है। इस बालक का जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है मस्तिष्क। क्या कहलाता है? मस्तिष्क, जिसको हम माथा भी कह सकते हैं। तो ऊपर का भाग है वो क्या है? मस्तिष्क। और नीचे का भाग है वो क्या है? पैर, या इसको क्या 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 कह सकते हैं? पाद। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब मस्तिष्क को बोलते हैं सिफेला, और पैर को बोलते हैं
कॉर्ड। मस्तिष्क को क्या बोलेंगे? सिफेला। और इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। सिफेला और कॉर्ड। अब ध्यान देना, मनोविज्ञान ये कहता है कि जब बालक का विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, तब सर से शुरू होगा और किसकी ओर चलेगा? पैरों की ओर। मस्तिष्क को क्या कह सकते हैं? सिर कह सकते हैं। ये सामान्यतः सिर के ऊपरी भाग में होते हैं सिपेला और कॉर्ड। यानी सिपेला से किस ओर चलेगा? कॉर्ड की ओर चलेगा। विकास किस ओर चलेगा? सिपेला से कॉर्ड की ओर। सिपेला यानी मस्तिष्क और कॉर्ड यानी पैर। अब ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है कि मस्तिष्क का विकास पहले होगा, या मस्तिष्क या माथे या सिर में जो है वो चलन है या गतिशीलता है वो पहले विकसित होगी और पैरों में बाद में विकसित होगी। अब में ध्यान देना, इसके लिए आप ध्यान देना, एक दो हिंदी के शब्दों पर आपको गौर करना होगा। एक तो होगा अधोमुखी और एक क्या होगा? उन्मुख। अधोमुख और उन्मुख। जहां से प्रवाह शुरू होता है उसके लिए तो अधोमुख, और जिसकी ओर चलता है उसकी ओर हम क्या करेंगे? उन्मुख। अब ध्यान देना, कहां से शुरू हो रहा है प्रवाह? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क प्लस अधोमुख। अधोमुख। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मस्तकाधोमुख। होमुख। दूसरा है, किसकी ओर उन्मुख हो रहा है विकास? पाद की ओर उन्मुख हो रहा है या पैरों की ओर उन्मुख हो रहा है? जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हिंदी वाले अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। तो पादोन्मुख। मस्तिष्क से शुरू हो रहा है, शुरू होता है जहां से प्रवाह उसको बोलते हैं अधोमुख, और जिसकी ओर चलता है उसको बोलते हैं हम उन्मुख। तो मस्तिष्क से अधोमुख हो रहा है तो मस्तिष्क और अधोमुख को जोड़ दिया, पाद और उन्मुख को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? मस्तकाधोमुख और पादोन्मुख। अब इसीलिए इस दिशा को क्या बोलते हैं? मस्तकाधोन्मुख दिशा या पादोन्मुख दिशा। अब आपसे प्रश्न आएगा कि विकास की मस्तका धोमुख दिशा में विकास कहां से किस ओर चलता है? तो मस्तिष्क से पैरों की ओर, ऊपर से नीचे, क्योंकि मस्तिष्क ऊपर होता है। ये सामान्य भाषा थी। अब मैं किस भाषा में घुसने जा रहा हूं? मनोविज्ञान की भाषा में घुसने जा रहा हूं। मस्तिष्क अधोमुख, मस्तकोधोमुख दिशा। पाद उन्मुख, पादोन्मुख दिशा। भाई ये क्या है? हिंदी वाले समझ सकते हैं। ए और ए क्या बन गया? आ बन गया, तो मस्तकाधोन्मुख दिशा। ए और ऊ क्या बन गया? ओ, तो पादोन्मुख दिशा। तो ये है दिशा। तो पहली दिशा कौन सी होगी? मस्तकाधोमुख दिशा। अब देखिए, मस्तकाधोमुख को क्या बोलेंगे हम? ध्यान देना, मस्तकाधोमुख को हम क्या बोलेंगे? मस्तकाधोमुख। मस्तकाधोमुख, ध्यान देना, इसका एक नाम और चलता है, या इसको क्या बोल सकते हैं?
पादोन्मुख। अब ध्यान देना कहां से शुरू हो रहा है, सिर से किसकी ओर, पूंछ की ओर। पैर नीचे होते ना तो पूंछ, तो सिरस्ते पुंछस्थ दिशा। और क्या है, इंग्लिश से नाम बनाओ आप, सिफेला कोडल। सिफेला कोडल, तो सिफेलो कोडल क्या बनेगा, सिफेलो कोडल डायरेक्शन। तो ये है विकास की पहली दिशा कि बालक का मस्तिष्क पहले, ऊपरी भाग पहले सक्रिय होंगे और उनके बाद धीरे धीरे धड़ है, ये कमर और पैर विकसित होंगे या इनके अंदर गतिशीलता देखने को मिलेगी। तो आराम से इस चीज को समझना। मस्तिष्क को क्या कहते हैं, सिफेला। पैर को क्या कहते हैं, कोडल। तो सिफेला से किस ओर चलता है, कोड की ओर। तो मस्तिष्क से किसकी ओर, पैरों की ओर। मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क से निकल रहा है इसलिए मस्तिष्क के साथ में हम क्या लगा सकते हैं, अधोमुख। किसकी ओर आ रहा है, जिसकी ओर आता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उन्मुख। तो मस्तिष्क में अधोमुख जोड़ा तो मस्तकाधोमुखी, पाद के साथ में उन्मुख जोड़ा तो पादोन्मुखी दिशा। मस्तकाधोमुख और पादोन्मुखी दिशा को क्या बोलते हैं, शिरस्ते पुंचस्ते दिशा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिफेलो कोडल डायरेक्शन। तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो चलो मैं इसको ऐड कर लेता हूं। अब मैं, ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस दिशा से लेकर के। तो एक में आपको साधारण से मैं 5 क्रियाएं लिख रहा हूं बालक की, ध्यान देना। पहली जो क्रिया है, सिर हिलाना, रेंगना। तीसरी क्रिया है वो बैठना। चौथी क्रिया है वो घुटनों के बल चलना। घुटनों के बल चलना। और जो पांचवी क्रिया है वो है पैरों से चलना। चलना। तो आजकल तो क्या है कि बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें अधिकतर देखभाल महिलाएं करती है, और महिलाएं देखभाल करती है तो उनका विकास कैसे होता है वो देखने को कम मिलता है युवाओं को। और हमारी पीढ़ी में तो देखने को मिलता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारे समय क्या थे, वो फैमिली थे, वो जॉइंट फैमिली थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिली बनने लग गए हैं। तो अब आपको भी, जो पुरुष शिक्षार्थी है, उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से विकास होता है, क्योंकि आपको जज्जा और बच्चा को दोनों को संभालना है अब आगे की जीवन में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से विकास होता है। ये क्वेश्चन आया था एनटीटी में कि बाल विकास की क्रियाओं को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो एनटीटी होती है वो कौन सी कक्षाओं के लिए होती है, पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए होती है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दक्ष अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये प्रशिक्षण है जो 3 से 6 साल के बच्चों के अध्यापकों को करवाया जाता है। इसके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इंपॉर्टेंट था। तो पहला है सिर हिलाना, दूसरा है रेंगना, तीसरा है बैठना, चौथा है घुटनों के बल चलना और पैरों से चलना। अब देखना, ये क्रम आपको व्यवस्थित करना था। तो क्रम आप व्यवस्थित करोगे तो कैसे करोगे वो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको बता देता हूं कि ध्यान देना,
बच्चा पहले सबसे पहले सिर हिलाता है। क्या हिलाता है? अपना सिर हिलाता है। फिर क्या शुरू करता है? छाती के बल रेंगना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चारपाई पर किसी बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं तो वो चारपाई के इस कोने से उस कोने में अपने आप क्या आ जाता है, देखने को मिलता है अपने आप। यानी जैसे ही हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं, चारपाई के इस कोने से उस कोने की ओर गतिशील हो जाते हैं। तो उसका कारण होता है कि वो रेंग करके चलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कमर के बल बैठना शुरू करते हैं। फिर वो क्या करना शुरू करते हैं, घुटनों के बल क्या करना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। और फिर क्या करना शुरू करते हैं, पैरों से चलना शुरू कर देते हैं। तो ये सही क्रम है, यानी ये सही क्रम है, ये सही क्रम है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले सिर, फिर धड़, फिर कमर, फिर क्या, घुटने, और फिर क्या, अंतिम पैर। तो ये दिशा होती है। तो पहले सिर, सिर से किस ओर, धड़, धड़ से किस ओर, कमर, कमर से किस ओर, घुटनों, और घुटनों से किस ओर, पैरों की ओर। ये दिशा है सिफेलो कोडल डायरेक्शन। तो ये आपको क्रम ध्यान में रखना है कि बच्चे का जो विकास है वो पहले मस्तिष्क या सिर का, फिर किसका, धड़ का या छाती का, फिर किसका, कमर का, फिर किसका, घुटनों का, फिर किसका, पैरों का। इस तरीके से विकास होता है बच्चों का। तो ये होती है मस्तकोधोमुखी या पादोन्मुखी दिशा, शिरस्थ पुंसस्थ दिशा या सिफेलोकोडल दिशा, जिसके बारे में हमने जाना। और क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं एग्जाम में, इसके बारे में हमने जाना। तो ये आपको पहली दिशा ध्यान में रखनी है। अब ध्यान देना, दूसरी दिशा है विकास की, वो होती है, कौन सी होती है? दूसरी जो दिशा होती है अंदर से या केंद्र से बाहर की ओर, वही है यानी केंद्र, यानी शरीर के आंतरिक अंगों से बाह्य अंगों की ओर विकास होता है। तो विकास की कौन सी दिशा देखने को मिलेगी? ये यानी शरीर के मध्यवर्ती भागों का विकास पहले और शरीर के दूर भागों का विकास क्या होगा, बाद में होगा। तो मध्यवर्ती भागों को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमा। और बाहरी भागों को क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होगा, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रोक्सिमा यानी नजदीक और डिस्टल यानी दूर। तो इसको दूसरा नाम क्या देंगे, निकट दूर दिशा। निकट दूर दिशा। अब आपने क्या देखा, शरीर का विकास यहां से यहां हो रहा है और यहां से क्या हो रहा है, पहले वाली दिशा में कहां से कहां हो रहा है, ऊपर से नीचे। यानी दूसरी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, अंदर से बाहर की ओर। और पहले वाली दिशा में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से जो पर्सन्स बनता है, ध्यान देना, जो हमारा मस्तिष्क है,
और जो हमारा मेरुदंड है उसको मिला करके हमारा बनता है सीएनएस, सेंटर नर्वस सिस्टम। सेंटर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलेंगे हम केंद्रीय नाड़ी संस्थान। और जो बाहरी भाग है, या इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र या परिधीय नाड़ी संस्थान, परिधीय नाड़ी संस्थान, ये ध्यान देना, पीएनएस। तो आपने देखा होगा यहां से शुरू हो रहा है और किस ओर चल रहा है, इस ओर, अंदर से बाहर की ओर। मस्तिष्क से शुरू होगा पहले, तो जो विकास है वो कहां से कहां जाएगा, सीएनएस से किसकी ओर जाएगा, पीएनएस की ओर जाएगा। सीएनएस से किसकी ओर जाएगा, पीएनएस की ओर जाएगा। तो मूल अवधारणा इसकी दिशा की कहां से निकलती है, बायोलॉजिकल से, क्योंकि केंद्रीय जो भाग है उनका विकास पहले होता है और जो बाहरी भाग है उनका विकास क्या होता है, बाद में होता है। पहली दिशा में क्या था, शरीर के ऊपरी अंगों का भाग विकास पहले होता है और शरीर के निचले अंगों का विकास क्या होता है, बाद में होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। प्रोक्सिमा का अर्थ है निकट और डिस्टल का अर्थ है दूर। तो निकट से दूरस्थ दिशा भी आ सकता है, निकट दूर दिशा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि दो कौन सी दो दिशाएं हैं, कौन सी दो दिशाएं। पहली दिशा है अंदर से बाहर और दूसरी है ऊपर से नीचे। ये समझ लिया, तो आप एक बार नोट कर लो। मस्तकाधोमुखी, पादोन्मुखी, सिफेलो, कोडल, दिशा, या सिरस्थ, उच्चस्थ दिशा। अब इसमें क्या होगा, पहले हम बता चुके हैं इसका वर्णन। इसमें लिखो, इस दिशा में शरीर के ऊपरी अंगों का विकास पहले व निचले हिस्सों का विकास विकास
बाद में होता है। बाद में होता है, यानी पहले सिर, फिर धड़, फिर कमर, फिर घुटने, और फिर पैर। वो लिख लो। सिर हिलाना, फिर धड़ के बल चलने को क्या कहेंगे? क्रैम, रेंगना, रेंगना। फिर बैठना सीखेगा कमर के बल, बैठना, सिट। और फिर क्या करना शुरू करेगा? घुटनों के बल चलना, क्रैम्प, घुटनों के बल चलना। और फिर पैरों से चलना। ये थी पहली दिशा जिसको हमने पहले समझा, और फिर इसको हमने क्या किया? समराइजेशन किया, इसका सार संक्षिप्तीकरण किया। इतना ही ध्यान रखना है, मस्तिष्क से शुरू होगा, किसकी ओर चलेगा? पाद की ओर उन्मुख होगा। यानी मस्तिष्क से अधोमुखी और पाद की ओर क्या होगा? उन्मुख होगा। सिफेलोकोडल, शिरस्ते पुंचस्ते दिशा। अब ध्यान देना, दूसरी दिशा, निकट, दूर दिशा, समीपस्थ, दूरस्थ। समीपस्थ, दूरस्थ दिशा, या प्रोक्सिमो डिस्टल, डिस्टल दिशा। प्रोक्सिमा यानी नजदीक, और डिस्टल यानी दूर। तो ये ध्यान देना आप। अब ये क्या कहता है कि शरीर के केंद्रीय भागों, यानी शरीर के मध्यवर्ती भागों का विकास पहले होगा, और शरीर के दूर के भाग यानी बाहरी भागों का विकास क्या होगा? बाहरी अंगों का विकास क्या होगा? बाद में होगा। शरीर के केंद्रीय भागों का विकास पहले तथा शरीर के बाहरी भागों का विकास बाद में होगा। अब एक सामान्य सा उदाहरण देखना। शरीर के मध्यवर्ती भाग यानी पहले संपूर्ण शरीर पर वो क्या करेगा? नियंत्रण पाएगा, मध्यवर्ती भागों पर नियंत्रण पाएगा। फिर किस पर पाएगा? हाथ पर, और फिर अंगुलियों पर। तो पहले शरीर की धड़, फिर हाथ, और फिर हाथों की अंगुलियां। अब यदि इन दोनों को मिला लें तो शरीर, जो मानव या बालक का विकास है, वो कहां से कहां चलेगा?
CNS से किसकी ओर गतिमान होगा? PNS, पेरिफेरिक नर्वस सिस्टम। यानी CNS किससे बना है? मस्तिष्क और मेरुदंड को मिलाते हैं तब क्या बनता है? केंद्रीय नाड़ी संस्थान। और जब शरीर के बाहरी अंगों को देखते हैं तो उसको बोलते हैं परिधीय नाड़ी संस्थान। तो ये बायोलॉजी वाले अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। यदि कोई किसी को आर्ट्स का बंदा है तो उसको ध्यान नहीं रहता, तो आप इतना ध्यान रखो कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल यानी परिधीय या बाहरी नाड़ी संस्थान या परिधीय नाड़ी संस्थान। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक बार केवीएस के एग्जाम में पूछ लिया गया था क्वेश्चन की कि केंद्रीय विकास की दिशा होती है केंद्रीय से परिधीय तंत्रिका तंत्र की ओर, परिधि से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर। तो ये घुमा करके पूछते हैं क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं से निकलता है क्वेश्चन। तो क्योंकि मस्तिष्क को हम पहले देख रहे हैं और शरीर के मध्यवर्ती भागों को पहले देख रहे हैं, यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का, मेरुदंड का विकास क्या होगा? पहले, और फिर बाहरी भागों का विकास होगा। तो ये आपको दो दिशाएं विकास की थी, वो आपको अच्छी तरीके से शायद समझ में आ गई होगी। यदि कोई समझ में नहीं आई है, इसको लेकर के आपको बीच में कोई शंका या कोई डाउट है या कोई द्वंद्व है, कहीं से आपने पढ़ा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में इंदराज कर दिएगा, कल मैं उसका निस्तारण कर दूंगा। हालांकि इससे बेहतर आपने कहीं पढ़ा है तो उसको इंदराज कर दिएगा, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल में करवा दूंगा। अब जो विकास की दो दिशाएं हैं, ये तो हमने देख ली कि विकास निश्चित दिशा की ओर चलता है। विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। लेकिन विकास की गति में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। कल हमने पढ़ा था कि भिन्नता पाई जाती है। तो विकास क्या होता है? विकास सतत रूप से होता है, लेकिन दर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, और दिशाएं भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब जो बात हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट बात है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास किससे प्रभावित होता है? ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। तो अगली बात जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है, विकास किससे होता है? ऐतिहासिक दशाओं से ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। ध्यान देना, आपने सुना होगा कि जापान में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर धमाका हुआ था। वहां पर दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी वो क्या हो गए थे? ध्वस्त हो गए थे, पूर्णतः क्या हो गए थे? खुर्द बुर्द हो गए थे या छिन्न भिन्न हो गए थे, आपने सुना होगा। तो जापान में आज भी बच्चे हैं, वो क्या पैदा होते हैं? कैसे पैदा होते हैं? शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्राचीन घटनाएं हैं, जो हमारे इतिहास में देखी है, उनसे हमारा विकास प्रभावित होगा, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होगा। मान लिया जाए कि हम जब हमारे परिजनों की बात करते हैं, हम हमारे आज की माताओं की बात करते हैं, और हम हमारे पुरानी माताओं की बात करेंगे, जब हम महिलाएं थी उनकी स्थिति को लेकर के बात करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कभी सभी कक्षाओं में ये कहता हूं कि ये आज की जो माताएं हैं वो अंतिम पीढ़ी है जिसको स्मार्टफोन नहीं चलाना आता है, जिसको स्मार्टफोन का लॉक नहीं खोलना आता है, यहां तक कि उनको सेल्फी लेना तो दूर की बात। और इन्होंने इतने सारे दंश झेलने के बाद में भी, वातावरणीय दंश झेलने के बाद में भी कम संसाधनों में जीवन गुजारा है, जिसको देख करके हमें सभी हमारी माताओं को नतमस्तक होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो माताएं आएगी उनकी दशाएं बिल्कुल ही अलग होगी, क्योंकि वो सभी तकनीकी रूप से समृद्ध होगी आने वाले दिनों में, और बच्चों को अच्छे तरीके से तकनीकी का ज्ञान करवाया जाएगा। वो अपने अनुसार क्या देगी, उनके अंदर सामाजिकता, सांस्कृतिकता को प्रस्तुत करेगी, जिससे बालकों का विकास प्रभावित होगा। निश्चित रूप से होता है।
तो देख लिया होगा आपने, दो दशाएं देख ली। एक ऐतिहासिक हिस्ट्री में हमने जापान को देखा कि वहां के बच्चे आज भी क्या हो रहे हैं, शारीरिक रूप से विकृत हो रहे हैं। तो ऐतिहासिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है। मान लिया जाए किसी बालक ने बचपन में क्या झेला है, बहुत बड़ा मानसिक आघात झेला है। किसी माँ ने मान लिया जाए गर्भ काल के अंदर प्राचीन में क्या झेला है, विकर्णीय प्रभाव झेला है, तो उनके बच्चे का शारीरिक विकास निश्चित रूप से क्या होगा, बदला हुआ देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि विकास क्या होता है, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। यानी जो पुरानी घटनाएं हैं जो दिलो दिमाग में छा गई है, उनसे हमारा विकास है वो क्या होता है, निश्चित रूप से प्रभावित होता है। अब विकास की अगली बात पर जाते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास निर्वात में संभव नहीं है। विकास निर्वात में संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब जी निर्वात क्या होता है, बिल्कुल रिक्त स्थान जहां पर अंत्य क्रिया के लिए कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु या जैविक वस्तु उपलब्ध नहीं है, वो स्थिति क्या कहलाती है, निर्वात कहलाती है। अब मान लिया जाए आप एक बच्चा पैदा हुआ, उसको आपने क्या कर दिया, बिल्कुल भी ऐसे स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया जहां पर कोई भी मनुष्य या जैविक पिंड अंत्य क्रिया के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वो उस बालक का क्या भाषाई विकास हो पाएगा, उसका सामाजिक विकास हो पाएगा, उसका क्या हो पाएगा, सांस्कृतिक विकास हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो बालक के विकास के लिए क्या चाहिए, समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। अर्थात बालक के विकास के लिए समृद्ध इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, समृद्ध सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दो चीजें हैं कि एक तो किससे प्रसारित होगा, जो इतिहास में घटनाएं देखी है बालक ने, अपने जीवन काल में जो घटनाएं देखी है, या अपने बचपन, अपने जो पीढ़ियों में जो घटनाएं घटित हुई, उनसे वो क्या रहता है, विकास प्रभावित होता है। जो पेरू काल में जो घटनाएं, उनसे हम विकास निश्चित रूप से प्रभावित होता है। और दूसरी है, विकास निर्वात में संभव नहीं है। निर्वात का मतलब है कि बालक को विकास के लिए क्या चाहिए, एक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की जरूरतें होती है। सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्ध वातावरण में ही बालक का सर्वांगीण विकास हो पाता है, अन्यथा किसी न किसी पक्ष में क्या रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, या उसमें रिक्ति रह जाती है। अब अगली बात जो मैं लिखने जा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास रेखीय नहीं होता है। विकास रेखीय नहीं होता है। अब ध्यान देना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, विकास रेखीय नहीं होता, लाइनर नहीं होता है कभी भी विकास। पहले इस चीज को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी आप रेखीय के साथ में वक्रीय को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों जब एक साथ मिलोगे ना, तो आप में क्या होगी, द्वंद की स्थिति होगी, डिलेमा आएगा आपके मन में। और द्वंद आने से ही सारे के सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी में गलत होते हैं। द्वंद तो रखना ही नहीं है। आपका मस्तिष्क उस कक्षा क्लासरूम में, या आपका मस्तिष्क
उस प्रश्न पत्र हॉल जहां पर आप सरल कर रहे हो प्रश्न पत्र को, उसमें एक जैसा रहना चाहिए, तब जाकर के वो गैप है वो पूरा होगा। वरना आप क्या करोगे, चीजों को वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर क्या दिखाते हो, ज्यादा घालमेल दिखाते हो, चीजों को एकत्रित करने की कोशिश करते हो, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि मैंने रेखीय के साथ में वक्रीय भी पढ़ा है, रेखीय नहीं है वक्रीय होता है। तो ये अलग अलग व्याख्याएं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका क्या हो, ज्ञान एक दूसरे से घुले मिले नहीं, जिससे आपके अंदर क्या हो, डिलीमा पैदा नहीं हो क्वेश्चंस को लेकर के। तो विकास रेखीय नहीं होता है। एक ध्यान देना भाई, सारे के सारे हम विकास को नजदीक से देखते हैं, सभी के बालक होते हैं, और बालक नहीं होते तो आने वाले समय में हो जाएंगे, ऐसी आशा है, होना ही है। ये तो समाज की, जब हम पढ़ेंगे विकास में पढ़ेंगे, जो प्रदत्त कार्य होते हैं समाज के द्वारा, वो तो हमें सभी मानवों को करने ही होते हैं, सभी बालकों को करने ही होते हैं। जो विकासात्मक कार्य जो दिए हैं मनोविज्ञान ने, वो टाइम के अनुसार करने ही पड़ते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि पहले महीने में 2 दांत आए और दूसरे महीने में 4 दांत आ गए, ऐसा होता है क्या? किसी बालक के पहले महीने में कितने दांत आए? 2 दांत आए। फिर दूसरे में कितने दांत आए? 4। फिर तीसरे में कितने आए? 6। फिर चौथे में कितना आए? 8। क्या ऐसा पाया जाता है क्या? एक दूसरी नॉर्मल सी चीज देख लीजिए, किसी बालक ने भाषा के अंदर पहले महीने में 20 शब्द सीखे, दूसरे महीने में 40 शब्द सीखे, तीसरे महीने में 60 शब्द सीखे, क्या ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। अर्थात विकास क्या होता है, विकास की गति क्या होती है, एक समान नहीं होती है। विकास की गति क्या होती है, एक समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी कारण से हम कहते हैं कि विकास क्या होता है, रेखीय नहीं होता है। अब देखिए, आप जब सारणी बनाते हैं, जब 10th के अंदर आप ग्राफ खींचते हैं, तो विकास की जो ग्राफ है वो ऐसा कभी नहीं आएगा। मान लिया जाए पहले महीने में कितने शब्द सीखे हैं, 20, दूसरे में 40, फिर 60, ये पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, ऐसा पाया जाता है क्या? नॉट, ऐसा कभी नहीं होगा। तो विकास कैसा होता है, वक्रीय होता है। अब देखो, जब ग्राफ खींचेंगे तो कभी क्या जाएगा, ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, यानी विकास में उतार चढ़ाव जारी रहता है, उतार चढ़ाव जारी रहता है। तो अगली बात जो मैं समझाने जा रहा हूं वो क्या है, विकास, विकास वक्रीय होता है। वक्रीय होता है। अब देखो, वक्रीय का मतलब क्या है, कभी गति कम, कभी ज्यादा। कभी क्या आएगा, जो प्राप्त किया था उसको खो भी देता है। तो ध्यान देना, जो अगली जो विकास की विशेषता निकल कर आएगी वो यहीं से आएगी, कभी कम और कभी ज्यादा। तो मैं तो अक्सर यही कहता हूं, कभी व्यक्ति को खुशी भी ज्यादा मिलती है और कभी व्यक्ति को क्या होता है, दुख भी ज्यादा मिलता है। तो जिंदगी का यही समीकरण है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन पढ़ाई से जुदा न होंगे हम। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइफ है हमारी वो 2 इक्वेशंस पर चलती है। तो विकास में क्या होती है, प्राप्तियां और हानियां दोनों होती है। विकास में लाभ व हानि दोनों संभव है। तो विकास में लाभ व हानि, लाभ व हानि दोनों संभव है। अब कह देते हो कि कैसे गुरुजी? लाभ तो होता है, आपने तो कहा था कि शारीरिक, मानसिक और जितने भी वो पक्ष है, जो कल मैंने 4 बताए थे, संज्ञानात्मक, इन पक्षों में प्रगतिशील अभिवृद्धि या ही क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। तो अभिवृद्धि का मतलब तो क्या होता है, बढ़ना होता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है
कि यहाँ पर हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि विकास में एक समय गति कम रहेगी तो दूसरे समय क्या हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी। लेकिन वह गति क्या हो जाती है, कभी कम होगी तो विकास क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, हानि कहते हैं। तो विकास में लाभ और क्या होती है, हानियां दोनों संभव है, अर्थात प्राप्ति और हानि दोनों संभव है। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया है जो प्रत्यास्थ प्रवृत्ति की होती है। अब प्रत्यास्थता का नियम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। व्यक्ति जब रबड़ को हम ज्यादा खींचते हैं और फिर पुनः छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, पुनः अपनी वही स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरीके से यदि बालकों में परिवरिश शैली में यदि गैप आ जाता है, या जो शिक्षण विधियां हैं या जो शिक्षण शिक्षण शैलियां हैं उनमें गैप आ जाने के कारण से बालक पुनः उसी दशा में आ जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी बालक को दूसरी कक्षा के अंदर कितने तक की टेबल याद थी, 15 तक की टेबल याद थी, यानी 15 तक की टेबल याद थी, और उसको उन्होंने क्या किया, एक उसका क्या हो गया, गैप पड़ गया कोरोना के कारण से या किसी पारिवारिक परिस्थिति के कारण से, उसमें गैप देखने को मिला। तो फिर उसको कितने तक की याद रह गई, फिर वो 2 या 3 तक की टेबल ही याद रही, फिर वापस स्कूल आया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कहने का मतलब ये कि प्रत्यास्थ होता है विकास। प्रत्यास्थ यानी जब हम किसी भी एक दशा से दूसरी दशा में बालक को ले जाते हैं और वो परिस्थितियां यदि हमें वापस बालक के सामने नहीं रहती है तो बालक पुनः उसी दिशा में आकर के लौट जाता है, लौट जाता है। तो प्रत्यास्थ का मतलब लिखो आप, ये बहुत बार बार पूछा जाता है कि प्रत्यास्थता का अर्थ क्या है। विकास की प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी होती है ना जो फिजिक्स में, वही नियम है ये प्रत्यास्थ। विकास क्या होता है, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का अर्थ है बालक को समान परिस्थितियां न मिलने पर परिस्थितियां न मिलने पर बालक अपने पूर्व स्तर को प्राप्त कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछा जाता है कि बालक, कोई बालक है जिसको समान परिस्थितियां यानी उसके अंदर उसके विकास में बैरियर्स देखने को मिलते हैं, तब बाधाएं देखने को मिलती है, तब बालक अपनी पूर्व स्थिति को क्या कर लेता है, या पूर्व स्तर या पूर्व परिस्थिति को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो ये विकास का कौन सा नियम है, तो विकास प्रत्यास्थ होता है। यानी विकास दृढ़ नहीं होता है, ये नहीं है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दृढ़ कब होता,
जब मान लिया जाए बालक जो कक्षा 3 में था, उसको कितने तक की टेबल आ रही थी? 15 तक की टेबल आ रही थी, और वो फिर कितने की टेबल को प्राप्त हो गया? 2 को प्राप्त कर लिया। अब दृढ़ कब कहते? दृढ़ यानी कठोर। कठोर कब कहते हैं विकास को? क्योंकि अब हम 2 से वापिस उसको 15 तक ले जा ही नहीं जा सकते, तब तो हम दृढ़ कहते, क्योंकि ये टूट जाता बालक, यहां से टूट जाता कि अब हम इसको ले जा ही नहीं सकते। लेकिन वापिस वैसी की वैसी परिस्थितियां उपलब्ध कराएंगे तो बालक 2 से कहां तक प्राप्त कर लेगा? 15 से, और 15 से वापिस यदि अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध रहेगी तो वो क्या कर लेगा? 13 तक की टेबल भी याद कर लेगा। तो विकास क्या होता है? दृढ़ या कठोर नहीं होता है। तो अगली विशेषता क्या होगी विकास की? विकास दृढ़ या कठोर नहीं होता है। विकास दृढ़ या कठोर नहीं होता है। विकास दृढ़ या कठोर नहीं होता है। तो विकास प्रत्यास्थ होता है, इसका उल्टा क्या होगा? विलोमते क्या होगा? विकास दृढ़ या कठोर नहीं होता है। तो प्रत्यास्थ का उल्टा क्या होता है? दृढ़ या कठोर। जो चाहे जैसी दशा के अनुसार लुल जाए वो तो है प्रत्यास्थ। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपना क्या कर लेते हैं? सांचा बदल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम सामान्यतः जो ब्लैक बोर्ड है उस पर पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जब आए तो कुछ अध्यापक क्या करते हैं, इसके अंदर क्या देखते हैं? कठिनाई देखते हैं, और कठिनाई देखने के कारण से वैसा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण ले लूं, लेकिन अब ये नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन में सुधार नहीं होगा। जब हम इस पर काम करेंगे तो इसका प्रेजेंटेशन भी क्या होता जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो इसको तो बोलते हैं प्रत्यास्थ। और यदि कोई अध्यापक आकर के ये कहे कि मेरे से तो इलेक्ट्रिक बोर्ड का काम होगा ही नहीं, मैं तो उस व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की दुनिया में ही जीऊंगा, तब वो होता है दृढ़ या कठोर। दृढ़ या कठोर का मतलब है वो एक दशा से दूसरी दशा में परिवर्तनशील न हो पाए। तो वो तो होता है दृढ़ या कठोर, कि चाहे काट लो लेकिन मैं मेरी जगह से नहीं हिलूंगा। और प्रत्यास्थ है जो परिस्थिति या वातावरण के अनुसार क्या हो जाए? अपने को अनुकूलित कर ले या ढल जाए, तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ। तो विकास कैसा होता है? प्रत्यास्थ होता है। जैसी परिस्थिति देंगे बालक को वैसा ही विकास होगा, जैसी परिस्थिति देंगे वैसा ही बालक का आकार लेगा, बालक का विकास आकार लेगा। लेकिन परिस्थितियां विपरीत मिलेगी तो बालक क्या हो जाएगा? रबड़ की भांति फिर अपनी स्थिति में चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। और अब क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, प्रत्यास्थता वाले से, दृढ़ कठोर वाले से। तो पहली चीज, विकास की दिशाएं कितनी होती है? 2, ऊपर से नीचे, समीप से दूर। पढ़ ली हमने, आराम से पढ़ी। दूसरी चीज, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक दशाएं यानी जो पहले घटना कालातीत में जो घटित हुई उनका प्रभाव विकास पर देखने को मिलता है। अब तीसरी चीज हमने देखा कि विकास प्रत्यास्थ होता है, दृढ़ नहीं होता है। अब एक बात जो हमने बीच में पढ़ी थी वो निर्वात वाले। तो निर्वात क्या है? निर्वात को अच्छी तरीके से समझना। निर्वात वाला बहुत बार क्वेश्चन आता है। विकास रिक्त उपागम में नहीं होता है। रिक्त उपागम, निर्वात का नाम क्या लिख देता है? रिक्त वातावरण। निर्वात को क्या बोलेंगे? निर्वात को हम क्या बोलेंगे? रिक्त वातावरण। रिक्त वातावरण। तो विकास रिक्त वातावरण में संभव नहीं है। कैसा वातावरण चाहिए? समृद्ध वातावरण चाहिए। अब देखो बहुत सारी चीजें यहां से निकल करके आएगी। आप जब भी जाते हो तो ये वातावरण रिक्त वातावरण है। आपकी आजकल के शिक्षार्थियों की ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि वो जहां जाते हैं
वहां पर कुछ देखने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, मन से ही वो रिक्त वातावरण समझ लेते हैं। आप जब भी सरकारी ऑफिस में या कार्यालयों में जाते हो तो इधर उधर के नोटिस बोर्डों पर नजर गड़ाना, उनमें से आपको बहुत सारी सामग्री है, वो विभिन्न एग्जामों से रिलेटेड आपको मिलेगी, शब्दावली आपको मिलेगी, लेकिन आप तो क्या सोचते हो कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही कुछ तो मन से रिक्त होते हैं, लेकिन कुछ को क्या मिलता है, वैसी परिस्थितियां मिलती ही नहीं है, बेचारों को समृद्ध वातावरण मिलता ही नहीं है, जिसके कारण से उनका शैक्षिक विकास प्रभावित होता है, शैक्षणिक विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रभावित होता है, जिनसे उनका क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। लेकिन आप कुछ शिक्षार्थी वास्तव में ऐसे हैं जिनको सारा का सारा वातावरण उपलब्ध होने के बाद में भी वो क्या है, मानसिक रूप से रिक्त है। रिक्त वातावरण नहीं है, लेकिन वो क्या है, मानसिक रूप से रिक्त है। तो हम गोल गुरु एकेडमी की तरफ से आपको एक शिक्षक भर्तियों के लिए एक समृद्ध वातावरण उपलब्ध करवाने जाएंगे, और आगे आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन क्लासेज, शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चंस, हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विकास की जो अवधारणा है, ये जो हमारे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है, और प्रथम यूनिट में लगा हुआ है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें किशोरावस्था का विकास नाम से टॉपिक्स में लगा हुआ है। जो सेकंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है उसमें सेकंड यूनिट में लगा हुआ है। तो ये कॉमन टॉपिक है, और इन कॉमन टॉपिक्स को जितना आप आसानी से समझ करके जाओगे, उतने ही क्वेश्चंस आपके आसानी से सरल होंगे, आपकी राह आसान होगी, आप बहुत समृद्ध तरीके से क्वेश्चन पेपर को सरल करोगे, जिससे आप सफलता को प्राप्त करोगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।